In the name of Allah, who is the most bounteous and most merciful. Assalamu alaikum students. My name is Engineer Bahadur Ali Khan, and today I am going to solve ECAT 2019, the physics portion. उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों की मोहब्बत और रिक्वेस्ट की वजह से मैं आज ECAT 2019 सॉल्व करने लगा हूँ। इससे पहले मैंने मैथमेटिक्स के तमाम ECATs के जो पोर्शन है वो सॉल्व किए हुए हैं। उन तमाम वीडियोस का लिंक जो है आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनको भी देखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके, क्योंकि जो दूसरों का भला करते हैं अल्लाह ताला उनका भला करते हैं। तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करे ECAT 2020 में। बेस्ट ऑफ लक। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का काम। ECAT 2019 द फिज़िक्स पोर्शन। द क्वेश्चन नंबर 1 इज़ a swing is held by two vertical ropes. If the maximum expected weight of a person is 1000 Newton, the breaking tension of each rope must be. तो जी एक आपके पास झूला है, तो उसके ऊपर एक आदमी बैठा है, तो उसका जो वेट है वो 1000 न्यूटन है, और वो जो झूला है वो दो रस्सियों के साथ लटका हुआ है। अब आपको पता है वेट की वजह से उन रस्सियों में, उन रोप्स में टेंशन क्रिएट होगी। जितना वेट होता है उतनी ही टेंशन उनमें क्रिएट होगी। कितनी टेंशन होगी? 1000 न्यूटन। चूँकि दो आपके पास रोप्स हैं इसलिए ये 1000 न्यूटन दोनों में डिवाइड हो जाएगी, दोनों में 500 न्यूटन आ जाएगी। तो अब यहाँ पे आंसर ग्रेटर देन 500 न्यूटन है। क्यों है? क्योंकि उसने ब्रेकिंग टेंशन पूछी है आपसे कि जिस टेंशन पे वो रोप जो है वो टूट जाएगी। तो 500 न्यूटन से अगर ज़्यादा टेंशन क्रिएट होगी तो वो आपके पास ब्रेकिंग टेंशन होगी। तो ग्रेटर देन 500 न्यूटन जो है हमारे पास करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखें। A 1 kg ball is moving in some direction at 8 meter per second, hits a 4 kg ball at 6 meter per second in the same direction. Assume that 1 kg ball stops after collision. What will be the velocity after collision of 4 kg ball if the 1 kg ball stops? तो दो बॉल्स हैं आपके पास, एक का मास 1 kg है, दूसरी का मास जो है 4 kg है। अब बिफोर कोलिजन आपको वेलोसिटीज़ दी हैं। बिफोर कोलिजन जो है बॉल 1 की जो वेलोसिटी है वो 8 मीटर पर सेकंड है, और बॉल 2 की जो वेलोसिटी है वो भी हमें गिवन है 6 मीटर पर सेकंड। अब कोलिजन के बाद जो है वो बॉल 1 रुक गई है, स्टॉप्स आफ्टर कोलिजन। ये देखें 1 kg बॉल स्टॉप्स आफ्टर कोलिजन, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। और व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन ऑफ द 4 kg बॉल। तो जो 4 kg वाली बॉल है उसकी हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है। अब तो सिंपल इसके ऊपर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा। बिफोर कोलिजन का मोमेंटम इक्वल होगा आफ्टर कोलिजन वाला मोमेंटम। तो m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम। जस्ट पुट द वैल्यूज़ बिफोर कोलिजन। मैस m1 1, v1 इज़ 8 एंड m2 इज़ 4, v2 इज़ 6 इज़ इक्वल टू m1 मैसेज तो वही हैं 1, और v1 चूँकि वो बॉल 1 जो है वो रुक गई है कोलिजन के बाद, इसलिए उसकी जगह 0, m2 है 4, v2 प्राइम। अब यहाँ से आप कैलकुलेट करें, v2 प्राइम आपके पास आ जाएगा 8 मीटर पर सेकंड। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखें। 2 kg पैकेट इज़ रिलीज्ड बाय अ स्पेसशिप मूविंग एट 3600 किलोमीटर पर आवर above a planet surface. If the packet reaches the planet surface that covers 10 kilometer distance in 100 seconds, what is the gravitational force G on the planet? तो यहाँ पे सिंपल आपके पास मोशन की सेकंड इक्वेशन लगेगी। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? S इज इक्वल टू VAT प्लस 1/2 GT स्केयर। तो जस्ट आपने इसमें वैल्यूज़ पुट करें। ये एक स्पेसशिप है जिसकी इतनी वेलोसिटी है, और उसमें से 2 kg का पॉकेट जो है वो नीचे गिराया गया है। तो उसने डिस्टेंस इतना कवर किया है 10 किलोमीटर, और टाइम इतना दिया है। तो जस्ट पुट द वैल्यूज़। डिस्टेंस 10 किलोमीटर है तो उसे मीटर में चेंज किया 1000 से मल्टीप्लाई करवा के इक्वल टू VI। अब देखें पैकेट जो था उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी, चूँकि वो पहले रेस्ट की हालत में था, बाद में से फेंका है। तो उसकी VI 0 है, टाइम 100 प्लस 1/2 G टाइम 100 का स्केयर हो जाएगा यहाँ पे। तो G यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं, जो कि आपके पास आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्केयर। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास ऑप्शन C। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखें। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग ट्रक इज़ 10⁵ kg मीटर स्केयर पर सेकंड स्केयर। ये जोल ही को जो है हम ऐसे लिख सकते हैं, इट मीन ये जोल ही है, ये इंटरनेशनल यूनिट ही है। द ट्रक ब्रेक्स फेल एंड रन्स इनटू द शुगर केन फील्ड कमिंग इनटू रेस्ट आफ्टर 50 मीटर।
व्हाट इज़ द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ऑफ द शुगर कैन फील्ड। तो एक ट्रक है, उसकी जो है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इतनी है, अब बाद में जो है वो उसकी ब्रेक्स फेल हो गई हैं और रेस्ट की हालत में आ गया, तो उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो होगी, चूँकि वेलोसिटी ज़ीरो है और काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², तो वो भी ज़ीरो हो जाएगी फाइनल वाली। तो अब जो है हमने यहाँ पे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का यूज़ किया है, W इज़ इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और W इज़ इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो गई है, इसलिए काट दिया इसे। क्यों ज़ीरो है? क्योंकि वो वेलोसिटी चूँकि ज़ीरो हो गई है, रेस्ट की हालत में आ गया इसलिए। और यहाँ पे W की जगह मैंने लिख लिया F.D, और इनिशियल जो है काइनेटिक एनर्जी हमें दी है माइनस ये के है 10⁵, और F इज़ इक्वल टू D हमें दिया है 50 है, 50 इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, और 10⁵ को हमने ऐसे लिख लिया, 1 के आगे 5 ज़ीरो लगा लिए। इसे जब आप काटेंगे तो आपके पास आ जाएगा -2000 न्यूटन। तो ये यहाँ पे जो माइनस आना है वो शो करता है रिटार्डिंग फोर्स को। यहाँ पे मैंने लिखा वैसे प्लस ही है, तो आप यहाँ पे अगर माइनस आएगा जो वो रिटार्डिंग फोर्स को शो करता है, जो कि उसे रोकने के लिए दरकार है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, अज्यूम whether one satellite orbits Earth every 10 hours. After every how many hours will Weather 2 orbit Earth if its orbit radius is twice than the radius of Weather 1? देखें जी, एक Weather 1 सैटेलाइट है, Weather 2 सैटेलाइट है। Weather 1 सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड है वो है 10 आवर, इतने टाइम में वो ऑर्बिट करता है अराउंड दी अर्थ। और जो Weather 2 है उसका हमने टाइम फाइंड करना है, और उसने ये कहा है कि Weather 2 का जो रेडियस है वो Weather 1 से दुगना है, डबल है। तो हम इसी रिलेशन को यूज़ करते हुए ऑर्बिटल मोशन का जो रिलेशन हमने स्टडी किया हुआ है वो ये है, r इज़ इक्वल टू gmt²/4π⁴। तो यहाँ से हम जो है r और t का रिलेशन जो है वो निकाल लेते हैं इसमें से। ये देखें r/t² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसे ही हमने लिख लिया r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t² क्या हो जाएगा 2/3, t⁻²/3। तो इसे अगर मैं ये पावर r को दे दूं तो ये हो जाएगी, इधर आगे उलट हो जाएगी 3/2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। अब यहाँ से आपने रिलेशन बना लेना है, ये चूँकि डायरेक्टली रिलेट कर रहे हैं तो T2/T1, और यहाँ पे भी R2/R1, यानी कि T2 वाले का ही R2 और T1 वाले का R1, ठीक है। तो T2 के करस्पॉन्डिंग जो है Weather 2 का आपके पास है रेडियस दुगना है, तो 2r⁵, ये 2 की भी पावर है, सॉरी यहाँ पे आप ब्रैकेट लगाइएगा। और T1 जो है आपके पास Weather 1 का रेडियस है r⁵. तो यहाँ से आप क्या करेंगे, T2 इज़ इक्वल टू ये इकट्ठे की पावर लिख लेते हैं 3/2, 2r/r⁵ मल्टीप्लाई बाय T1। ये जो इधर डिवाइड हो रहा है T1 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे आप वैल्यू जो है यहाँ पे देखें, r से r कट जाएगा और ये आ जाएगा 2⁵ मल्टीप्लाई बाय T1 जो है वो गिवन है, Weather 1 का 10 है, तो 10 ये 2⁵ 8 हो जाएगा, और 1/2 स्क्वायर रूट की फॉर्म में मैंने लिख लिया। इसका मतलब 8 का स्क्वायर रूट आ गया, और 8 का स्क्वायर रूट होता है 2√2, और 10 × 2 20 हो जाएगा, 20√2 ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास ऑप्शन डी। इसके बाद जी क्वेश्चन नंबर आप देखें 6, एन इलेक्ट्रिक फैन अटेन्स इट्स मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 5 revolutions per second आफ्टर 15 revolutions. Assume constant acceleration. How much time will the fan take to attain its maximum angular velocity? तो जी हमने मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है वो फाइंड करना है। उसने आपको मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी दी है जो कि 5 revolution per second है, और थीटा भी आपको दिया है 15 revolutions, ठीक है। तो यहाँ पे मोशन की जो सेकंड इक्वेशन लीनियर मोशन के लिए होती है वो होती है s इज़ इक्वल टू v/t + 1/2 at²। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एंगुलर मोशन है, तो s की जगह पे थीटा रिप्लेस हो जाएगा और a की जगह पे अल्फ़ा। थीटा इज़ इक्वल टू, और v की जगह पे मेगा i, थीटा इज़ इक्वल टू मेगा IT + 1/2 अल्फ़ा t²। तो जस्ट आप इसमें वैल्यू पुट करें, थीटा 15 है, मेगा i जो है आपके पास 0 है, क्योंकि फ़ैन जो है वो पहले रेस्ट की हालत में है, बाद में वो इतनी वेलोसिटी अटेन करता है 5 revolution per second, तो उसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी फिर क्या होगी 0 × t + 1/2, और अल्फ़ा की जगह पे हमने लिख लिया मेगा/t, क्योंकि अल्फ़ा जो है वो वेलोसिटी में तब्दीली को कहते हैं, एक्सेलरेशन।
तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी में जो तब्दीली है वो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। तो अल्फ़ा की जगह हमने लिख दिया W/T इंटू टी स्केयर। अब यहाँ से ये आपके पास 0 हो जाएगा और 215 से मल्टीप्लाई होगा 30 हो जाएगा, और ये टी है, ये टी स्केयर है, टी से स्केयर काट जाएगा, यहाँ पे आपके पास मेगा टी आ जाएगा। मेगा की वैल्यू हमने पुट कर दी जो कि हमें गिवन है 5 रेवोल्यूशन पर सेकंड, तो ये 5t आ जाएगा। टी इधर ने दिया तो ये आपके पास 6 सेकंड आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखें। टू कैलकुलेट द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट पुट इनटू अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द मून वी नीड टू नो। देखें ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है आपके पास वो ये होता है v=gm/r का स्क्वायर रूट। तो अब यहाँ पे जो मैस होता है ये होता है मैस ऑफ प्लैनेट या स्टार, ठीक है, जिसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी अब निकाल रहे हैं मैस ऑफ प्लैनेट और स्टार, जिसके गिर्द जो है वो ऑर्बिटल मोशन हो रही है। तो अब यहाँ पे अराउंड द मून है, तो ये मैस किसका होगा, मैस ऑफ मून। ऑप्शन सी जो है आपके पास करेक्ट आंसर है इसका। इसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 8 देखें। अ सोप बबल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर फॉल इन एयर एट कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड। द ड्रैग फोर्स ऑफ द बबल इज़ अबाउट 1 माइक्रोन्यूटन। द अप्रॉक्सीमेट मैस ऑफ द बबल इज़। आपने बबल का अप्रॉक्सीमेट मैस फाइंड करना है। तो रेडियस गिवन है बबल का और उसकी जो है कांस्टेंट स्पीड जो गिवन है 0.1 मीटर पर सेकंड और ड्रैग फोर्स है 1 माइक्रोन्यूटन। देखें कांस्टेंट स्पीड जब अटेन हो जाती है तो ये उसकी टर्मिनल स्पीड है। तो इस कंडीशन पे क्या होता है कि आपके पास ड्रैग फोर्स जो है वो वेट के इक्वल हो जाती है। तो यही कंडीशन हमने यूज़ की, F=mg और m जो कि हमने निकालना है, m आ जाएगा F/g। m जो है यहाँ पे हम निकाल लेंगे, f की वैल्यू है 1 माइक्रोन्यूटन, तो वो पुट किया 1 × 10⁻⁻⁶ और g की वैल्यू 10 यूज़ की, जो कि हम अप्रॉक्सीमेट आंसर निकाल रहे हैं तो 10 यूज़ कर ली। अब यहाँ से ये 10 ऊपर जाके या 1/10 कर लें, कितना हो गया 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶ kg। आपके आंसर जो हैं वो माइक्रोग्राम में है, तो आपने ये जहन में रखना है कि आप भी इसे माइक्रोग्राम में चेंज करें। तो हमने क्या किया, ये 0.1 को अगर मैं ये 0.1 जो है ये kg है, अगर मैं 0.1 को 1000 से मल्टीप्लाई कराऊँ तो ये क्या बन गए ग्राम, और 10⁻⁻⁶ की जगह पे मैंने माइक्रो लिख दिया तो ये बन गए माइक्रोग्राम। 0.1 को 1000 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये हो गए 100 माइक्रोग्राम। तो आपके पास जो आंसर है वो है 100 माइक्रोग्राम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखें। अ फ्रिक्शनलेस मैस स्प्रिंग सिस्टम इज सेट इन मोशन बाय पुलिंग द मैस डाउन r मीटर फ्राम इट्स रेस्ट पोजिशन। द टोटल एनर्जी गिवन टू द सिस्टम इज़ प्रोपोर्शनल टू। एक स्प्रिंग था वो रेस्ट पोजीशन में था, उसको उसकी मीन पोजीशन से डिस्टर्ब किया जी, कितने डिस्टेंस के लिए, r मीटर। तो कहता है उसकी एनर्जी जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, स्प्रिंग सिस्टम की। तो आपने स्प्रिंग की एनर्जी का जो फार्मूला पढ़ा हुआ है वो है ½ kx², ठीक है, जो कि हुक्स लॉ में बताता है ½ kx²। अब यहाँ पे x क्या है, डिस्टेंस है, तो ये वही डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन जो कि उसने यहाँ पे r मीटर कहा है इसे x को ही, तो आप यहाँ पे जो है ½ kr² लिख सकते हैं। फिर तो e डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ फिर किसके, r² के, डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो क्वेश्चन नंबर 9 का फिर ऑप्शन जो करेक्ट है वो है ऑप्शन बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखें। इफ़ द स्पीड ऑफ साउंड ऑन अ कोल्ड डे इज़ vc एंड इट्स स्पीड ऑन अ हॉट डे इज़ vh, देन जी स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो हॉट सीजन में ज़्यादा होती है और कोल्ड जगह पे स्पीड ऑफ साउंड कम होती है। तो फिर यहाँ पे हमें पता है कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो हॉट के लिए ज़्यादा होती है और कोल्ड के लिए कम होती है। तो यहाँ पे आप देखें ये रिलेशन फाइंड करें, तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। यहाँ पे देखें हॉट के लिए स्पीड ज़्यादा और कोल्ड के लिए स्पीड कम है, VH ग्रेटर दैन VC। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखें। टेलीस्कोप J gives a dim image of star while telescope K gives a bright image of same star. Which of the following statement is true? तो देखें जी ये J जो है वो डिम इमेज देती है और जो K टेलीस्कोप है वो ब्राइट इमेज देती है। तो ये किस वजह से जो है ना ये ऐसे होता है। तो देखें जी जो इमेज के डिम और ब्राइट होने की सलाहियत होती है ये टेलीस्कोप के अपर्चर की वजह से होती है। तो K जो है इसलिए ब्राइट इमेज दे रही है चूँकि K हैज़ लार्ज अपर्चर। ओके,
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखें, व्हेन कंप्रेस्ड गैस इज सडनली अलाउड टू एक्सपैंड विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डिटरमिन्स द पीवी रिलेशनशिप विद गैमा बीइंग द गैस कांस्टेंट। तो ये आपने रिलेशन पढ़ा हुआ है, पी वी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखें, एन ऑब्जेक्ट कैरिंग 3 कूलम चार्ज इज मूव्ड 10 सेंटीमीटर फ्राम पॉइंट ए टू पॉइंट बी बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड इफ़ वी ए बी इज इक्वल टू 700 वोल्ट द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़। आपको उसने पोटेंशियल दिया है वी ए बी दैट इज़ 700 वोल्ट और दोनों चार्जेस के दरमियान जो है ट्रैवल डिस्टेंस जो 10 सेंटीमीटर है। तो आपने वर्क फाइंड करना है, तो वर्क कैसे फाइंड करेंगे, आपको पता है पोटेंशियल इक्वल होगा जी डब्ल्यू बाई क्यू के, वी ए बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, डब्ल्यू आपने फाइंड करना है वर्क, तो वी ए बी इंटू क्यू। अब वी ए बी भी आपको गिवन है 700 और क्यू भी आपको गिवन है 3 कूलम, तो मल्टीप्लाई करवाया आपके पास आंसर आ गया 2100 जूल। इसके बाद देखें जी क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, अ 2 फैरेड कैपेसिटर इज चार्ज 200 वोल्ट एंड देन डिस्चार्ज थ्रू अ 10 किलो ओहम रेजिस्टेंस, व्हाट इज़ द टोटल एनर्जी डेसिपेटेड इन द रेजिस्टर। तो आपने डेसिपेटेड एनर्जी जो है वो फाइंड करनी है कैपेसिटर की। तो देखें अगर हम उसकी स्टोर्ड एनर्जी फाइंड कर लें तो जितनी एनर्जी उसमें स्टोर होगी उतनी ही एनर्जी वो ज़ाहिर सी बात है डेसिपेटर करेगा। तो हम जो है इसकी स्टोर एनर्जी का हमें फार्मूला पता है, वो होता है हाफ सी वी स्केयर। तो वैल्यू पुट करें, हाफ सी हमें गिवन है जो कि 2 है, 2 फैरेड, और V भी हमें गिवन है 100 वोल्ट। तो इसे सॉल्व करेंगे आपके पास आ जाएगा 10,000 जूल या 10 किलो जूल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखें, एंड 8 ओहम रजिस्टर इज़ कनेक्टेड टू द बैटरी विद इंटरनल रेजिस्टेंस draws 1.6 ampere and if a 30 ohm resistance is connected to the same battery if draws 0.5 ampere, what is the current drawn by 6 ohm resistance फ्राम दिस बैटरी। अभी देखें ये वाला जो क्वेश्चन है डिफ़िकल्ट है, इसे आप 2 से 3 दफ़ा भी पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको वहाँ पे समझ ना आए अगर इस तरह का क्वेश्चन ई कैट में आता है। अभी तो आप इसे करेंगे इस तरह का, अब आएगा तो अब तो हो सकता है आपको समझ आ जाए, लेकिन अगर पहली दफ़ा इस तरह के क्वेश्चन को देखा जाए तो आमतौर पे ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। तो इसलिए आपको चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चन को फ़ौरन स्किप करके आगे चले जाएँ, ठीक है। और एंड पे जो है जब टाइम मिले तो आप आएँ इसके ऊपर, और इसके ऊपर ना समझ आए तो गैस भी लगा सकते हैं या थोड़ी सी कोशिश करके आप निकाल भी सकते हैं। तो चलिए इसका वैसे मैंने सोल्यूशन इधर किया है, तो लेकिन ये ना किया करें कि आप एक क्वेश्चन को जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा एक दफ़ा ही पढ़ा करें और अच्छी तरह से पढ़ लिया करें, बार बार पढ़ने से आपका टाइम ज़ाया होता है। एक बात मेरी याद रखें, दो तरह के गैस होते हैं। एक गैस वो होता है आपने इसे पढ़ा, एक दफ़ा पढ़ा तो आपने कहा जी ये तो मेरी समझ से बाहर है, अगर आपने छोड़ना तो छोड़ दें, अगर नहीं छोड़ना तो आप यहाँ पे ही अपना गैस लगा के आगे चले जाएं। तो एक ये होता है कि आपने इसके ऊपर एक दफ़ा पढ़ा, दूसरी दफ़ा पढ़ा, तीसरी दफ़ा पढ़ा, आपको समझ नहीं आई तो आपने फिर गैस लगाया, तो ये वाला जो गैस है ये आपकी नाकामी का बायस बन सकता है। ये आपने बात जहन में रखनी है। गैस जो है वो इस तरह लगाएं कि उसमें आपका टाइम ज़ाया ना करें गैस लगाने में, जो कि टाइम ही ई कैट के लिए कामयाबी के लिए की है। इसमें देखें जो 15 वाला इसका जो सलूशन है, जो ईएमएफ का रिलेशन होता है जी इसके लिए होता है IR प्लस IR। तो ये देखें जी यहाँ पे पहले वाले के लिए R जो है ना ये हमने फाइंड करना है, R भी हमें नहीं गिवन, तो एंड पे जो है हमने करंट मिलेगा इस रजिस्टर में जो 60 ओम वाली है। तो इसमें क्या है जी, आपने ये रिलेशन जो है पहले ये जो पहली वैल्यूज़ गिवन है इसके लिए भी ये रिलेशन निकाल लेना, और दूसरी वैल्यू जो गिवन है इसके लिए भी ये रिलेशन निकाल लेना है। फिर उनको सब्ट्रैक्ट करके जो है ई की वैल्यू आर की वैल्यू निकाल लेनी है, फिर ई की वैल्यू निकाल लेनी है, फिर ई और आर की वैल्यू यूज़ करके आई की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, ये देखें पहले उसने ई निकाला जी, ई इज़ इक्वल टू आई है 1.6, ये जी 1.6, और आर है 8 ओम, ठीक है इसके लिए, और प्लस 1.6 ये आई जो है पहले वाले के लिए जो है 1.6 आर। यहाँ से एक आपके पास ये रिलेशन बन गया। दूसरा जी दूसरी वैल्यूज़ के लिए ई इज़ इक्वल टू आई आर, अब आई कितना है 0.5, आर कितना है 30, प्लस 0.5 ये स्मॉल आर, ये एक रिलेशन बन गया। अब इसको और इसको आप माइनस करें इन दोनों को,
ई से ई माइनस होगा 0, इसमें से ये माइनस करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा -2.2 प्लस 1.1 आर। इससे आप जब आर निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2। अब ये जो R2 आया आप इसमें चाहे पुट कर लें चाहे इसमें पुट कर लें और ई की वैल्यू फाइंड कर लें। मैंने इसमें पुट किया है, इसमें पुट करने से आपके पास ई आ गया 16। अब ये R2 है, ई 16 है, ये दोनों वैल्यूज़ आप जो है इसमें पुट करें और अपना आई फाइंड कर लें। यहाँ से अगर आप इसे रेंज करेंगे तो आई इक्वल आ जाएगा ई ओवर आर प्लस आर, यहाँ से ये रिलेशन आ जाएगा आई का। तो आप जस्ट वैल्यूज़ आप पुट करें तो आपके पास आई आ जाएगा 2 एम्पेयर। क्वेश्चन नंबर 16 देखें। टू प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 4 पाई मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ वेबर पर मीटर स्क्वायर इनसाइड अ 10 मीटर लॉन्ग एयर कोर सोलिनॉइड विद 1000 टर्न्स पर मीटर द करंट मस्ट बी। तो इसमें आपने करंट फाइंड करना है। आपको उसने जो है बी की वैल्यू दी है, दैट इज़ 4 पाई मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ और जो नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं वो हैं 1000 टर्न्स पर मीटर। तो ये रिलेशन आपको पता है B इज़ इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। यहाँ से आप आई चूँकि फाइंड करना, आई को सेपरेट कर लें, B ओवर म्यू नॉट एन आ जाएगा। B की वैल्यू है 4 पाई मल्टीप्लाई 10⁻³ और म्यू नॉट की वैल्यू आपको पता होती है 4 पाई बाई मल्टीप्लाई 10⁻⁷ और n की वैल्यू कितनी दी है उसने 1000। आप इसे सॉल्व करें, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा और -7 ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा इसमें, और 10 की पावर जो है सॉरी ये 10 की पावर -3 है और ये 10 की पावर -7 और ये 3 है, तो 7 में से 3 निकलेगा -4 आ जाएगा और ये -4 ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगी और आपके पास +10 जो है एम्पेयर आंसर आ जाएगा। 10 एम्पेयर आपके पास आंसर है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 देखें। द विंग स्पैन ऑफ एन एयरप्लेन इज़ 20 मीटर। The potential difference across the tips of the wings must not be more than 20 volt if the Earth's magnetic field can be reached a maximum of 0.01 Tesla. The maximum speed of aeroplane must be। तो मैक्सिमम स्पीड आपने फाइंड करनी है एरोप्लेन की। तो हमें जो है रिलेशन पता है जी, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो इक्वल होता है VBL के। तो आपने चूँकि स्पीड फाइंड करनी है तो स्पीड को ये जो V है इसे सेपरेट कर लें और ये डेल्टा V बाय BL आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे आप वैल्यूज़ पुट करें। डेल्टा V जो है आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस उसने दिया है आपको, दैट इज़ 20 वोल्ट ओवर BL और आपके पास B कितना है जी, L कितना है, L आपके पास 20 मीटर और B कितना है 0.01 टेस्ला। ठीक है, B है 0.01 और L कितना है 20। आप इसे जो है अब सॉल्व करें, ये 20 से 20 कट जाएगा और ये होता है 10⁻², ऊपर जाकर 10⁻+2 हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 100 मीटर पर सेकंड। ओके, तो 100 मीटर पर सेकंड आपके पास आंसर आया, लेकिन आपके जो आंसर हैं इधर वो किलोमीटर पर आवर में गिवन है सारे। तो आपको चाहिए अब इसे किलोमीटर पर आवर में चेंज करके देख लें। तो इसे ये मीटर पर सेकंड है तो मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड और ये पर सेकंड है, इसे 3600 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ये देखें 2 0 से ये 2 0 कट जाएगी, इस 0 से ये 0 और 360 किलोमीटर पर आवर आपके पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखें। अ 10 वाट डिवाइस नीड्स more than 1000 volt input to operate. If the main supply is known to fluctuate between 200 volt and 250 volt, the turn ratio of the step-up transformer required to operate the device must be। इसमें देखें जी, आपको जो है आपने टर्न रेशो फाइंड करनी है और जो मेन सप्लाई की जो है ना वो फ्लक्चुएट कर रही है वोल्टेज उसकी 200 वोल्ट से 250 वोल्ट और जो है 10 वोल्ट डिवाइस नीड्स मोर देन 1000 वोल्ट इनपुट और जो इनपुट वोल्टेज है वो है 1000 वोल्ट। तो वी नो दैट टर्न रेशो NS/NP इक्वल टू VS/VP। तो यहाँ से VS जो है जो कि इनपुट वोल्टेज सेकेंडरी वोल्टेज आपके पास 1000 है, उसने कहा मोर देन 1000 लेकिन हम 1000 यूज़ कर रहे हैं। VP है अब 250 है, एक 200 है, हम कौन सी पुट करेंगे 200 पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि जो कम वोल्टेज है इससे हमने ज़्यादा वोल्टेज अगर स्टेप अप करनी हो तो ज़्यादा टर्न्स की ज़रूरत है बजाय इसके, तो इसलिए हम छोटा वोल्टेज ले रहे हैं 200। तो जब इसे डिवाइड किए इसके साथ आपके पास आ जाएगा 5। आंसर आपका ग्रेटर देन 5 है। क्यों?
क्योंकि हमने यहाँ पे 1000 यूज़ किया, लेकिन उसने कहा है मोर देन 1000। अब आप मोर देन 1000 से कोई सी भी बड़ी वैल्यू आप यूज़ करेंगे तो आंसर तो ज़ाहिर सी बात है आपके पास 5 से बड़ा ही आएगा, इसलिए आपके पास करेक्ट ऑप्शन है मोर देन 5। क्वेश्चन नंबर 19, द पीक वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग 60 हर्ट्स, ये फ्रीक्वेंसी है, पावर इज़ 140 वोल्ट, वोल्टेज एन AC वोल्ट मीटर कनेक्टेड टू द पावर सप्लाई विल गिव अ रीडिंग ऑफ अप्रॉक्सीमेटली। अब वोल्ट मीटर जब कनेक्ट किया जाता है पावर सप्लाई के साथ तो ये आपको वी की RMS वैल्यू देगा। तो इसमें वो आपसे ये जो वोल्टेज दी है उसकी एक्चुअली RMS वैल्यू पूछ रहा है। तो RMS वैल्यू क्या होती है, V/√2, जो आपके पास वोल्टेज दी है उसने, ये V0 है, इसको आप √2 से डिवाइड करें तो 140 ओवर √2 होता है 1.414। तो ये भी आपको पता है कि ECAT के दौरान आपके पास कैलकुलेटर नहीं होता, तो अब आपने इतना सा आपको जो है ना थोड़ा सा आना चाहिए कैलकुलेशन। तो आप इसे जहन में, इसे आप 1.5 अगर मान लें तो आपके पास आंसर जो है राउंड अबाउट 100 ही आएगा, ठीक है। तो अगर आपको इसके साथ डिवाइड नहीं करना था तो 1.5 के साथ तो जो है आपके जहन कर ही सकता है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 100 वोल्ट आपके पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखें, एट 60 हर्ट्ज एन इंडक्टिव सर्किट हैज़ अ रिएक्टेंस ऑफ 100 ओहम एंड अ रजिस्टर ऑफ 100 ओहम when connected to a 120 volt 60 hertz AC supply, the current will approximately consume an average power of। आपने पावर फाइंड करनी है, आपको रिएक्टेंस और इंडक्टेंस जो है, रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस जो है वो दोनों 100 ओहम दी है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इम्पीडेंस फाइंड कर लें, जो कि ये RL सर्किट है तो इम्पीडेंस होगी Z = R² + XL का स्केयर। पावर आपने फाइंड करनी है, पावर इक्वल होगी VRMS × I। तो चूँकि दोनों 100 हैं तो 100 का स्केयर + 100 का स्केयर, तो ये आपके पास आ जाएगा 100 × √2। I जो है अब आप फाइंड करें, I इक्वल होगा V/Z के, V आपको गिवन है 120 और Z आपने फाइंड कर लिया है, तो ये आपके पास I आ गया, इसे आप ऐसे ही रहने दें। तो VRMS जो कि पावर में पुट करने के लिए हमें चाहिए तो वो होगी V/2 का स्क्वायर रूट। तो अब आप P = VRMS × I जो है ना ये निकाल लें। VRMS आपके पास रूट मीन स्क्वायर जो है ये आपके पास है V/√2। तो V आपके पास 120 है, इसलिए 120/√2 मल्टीप्लाई I की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट की। तो इसे अब आप सॉल्व करें, इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 72 वोल्ट। इसे सॉल्व करने के लिए आप देखें कि इसे आप 20 से काट लें, 20 500 और 20 से 120 और इस 5 से इसे काट दें। अब ये 2 दोनों का स्क्वायर रूट है, यहाँ से 2 आएगा, ये भी काट देगा कुछ तो आपके पास आ जाएगा 72 वाट। क्वेश्चन नंबर 21 देखें, अ 10 मीटर लॉन्ग मेटल वायर 10 मिलीमीटर इन डायमीटर इज़ पुल्ड बाय अ फोर्स ऑफ 3142 न्यूटन विच प्रोड्यूसेस अ स्ट्रेच ऑफ 10 मिलीमीटर, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मेटल इज़। तो इसमें आपको कुछ पैरामीटर्स गिवन है, वायर की लेंथ गिवन है 10 मीटर, डाया गिवन है 10 मिलीमीटर और फोर्स गिवन है 3142 न्यूटन। तो आपने जो है ना ये डेल्टा एल भी गिवन है 10 मिलीमीटर। तो आपने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है उसे फाइंड करना है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन के, स्ट्रेस होती है फोर्स ओवर एरिया और स्ट्रेन होती है चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। यहाँ से ये एल ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा F × L ओवर डेल्टा एल × A। यहाँ पे जस्ट आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। तो ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़ वाला क्वेश्चन है, तो इस तरह के क्वेश्चन को भी आपको चाहिए कि स्किप कर दें, एंड पे आप किया करें, ठीक है। तो E की वैल्यू जो है आपके पास यहाँ पे जब आप सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे, F की वैल्यू देखें गिवन है, L की वैल्यू आपको गिवन है जो कि 10 मीटर है, डेल्टा एल आपको गिवन है जो कि 10 मिलीमीटर है, इसे आप मीटर में कन्वर्ट कर लें। एरिया आपके पास डाया गिवन है 10 मिलीमीटर, तो यहाँ पे आप एरिया निकाल सकते हैं। एरिया का फार्मूला होता है πd²/4, तो डी आपको गिवन है डाया। तो ये सभी वैल्यू जब आप इसमें पुट करेंगे तो आपके पास ई वैल्यू आ जाएगी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आ जाएगा 4 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इनमें से कोई सा भी आंसर ये वाला नहीं है, तो फिर आपके पास जो करेक्ट आंसर जो है ना आप इसका डी लगा दें 10⁻10। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखें, व्हेन एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज़ यूज्ड टू कंपेयर टू वोल्टेजेस V1 एंड V2 इट्स आउटपुट इज़।
जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है वो टू वोल्टेज को कंपेयर करने के लिए अगर हम उसे यूज़ करते हैं तो इस तरह कंपेयर करता है कि एक वोल्टेज दूसरे वोल्टेज से छोटा है, या V1 ग्रेटर देन है V2 से, या V1 इक्वल है V2 से। इस टर्म में जो है वो कंपैरिजन करता है। ये तो सभी डिफरेंस की फॉर्म में गिवन है, तो इनमें से फिर कोई सा भी आंसर नहीं है। तो ऑप्शन जो है हमारे पास डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 23 देखें। व्हेन एन ऑब्जेक्ट हैज़ अ रेस्ट मास ऑफ 1 ग्राम, इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग विद √5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, द फोर्स रिक्वायर्ड टू गिव द ऑब्जेक्ट एन एक्सेलरेशन ऑफ 1000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज़। देखें जी, उसने आपको एक्सेलरेशन दिया है और आपने फोर्स फाइंड करनी है। तो ये जो है उसकी स्पीड भी गिवन है आपको। इसमें क्या है जी, आपके पास ये वाला जो मैस है उसने रेस्ट मैस दिया है, तो जो कि 1 ग्राम है। लेकिन जो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है F = ma, इसमें ये वाला जो मैस है ये मूविंग मैस है, तो इसलिए हम ये वाला मैस डायरेक्ट इसमें यूज़ नहीं कर सकते, ये वाला 1 ग्राम। तो आपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जो है ना ये पढ़ा हुआ है। अब पहले हम इस रेस्ट मैस को मूविंग मैस में कन्वर्ट करेंगे। तो ये देखें, रेस्ट मैस को मूविंग मैस में कन्वर्ट करने का ये फार्मूला है, m = m0/√1 - v² / c²। m0 की वैल्यू आपको गिवन है रेस्ट मैस, जो कि 1 × 10⁻³ ग्राम था, तो इसे किलोग्राम में चेंज किया है जस्ट। 1 - v की वैल्यू आपको गिवन है, ये देखें, और c की वैल्यू ना भी गिवन हमें पता होती है 3 × 10⁸। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10⁻³ और नीचे यहाँ पे जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2/3। तो अब आप यूज़ करें रिलेशन F = ma, F = m आपके पास ये वाला 10⁻³/2/3, a आपके पास ये गिवन है 1000। इसे आप सॉल्व करें, ये 1000 से ये वाला जो है आपके पास कट जाएगा, ये 100 नहीं है, सॉरी, ये 1000 है, तो ये 2/3 ऊपर जाके ये 3/2 हो जाएगा। तो 3/2 होता है 1.5 न्यूटन। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 देखें। ट्रांसमीटर रेडिएट्स 30 माइक्रोवाट at 6.63 millimeter wavelength. The number of photons emitted per second are। तो नंबर ऑफ़ फोटॉन्स आपने फाइंड करने हैं। तो इसके लिए जो है नंबर ऑफ़ फोटॉन इक्वल होता है जी टोटल एनर्जी ओवर एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन। तो टोटल एनर्जी उसने आपको दी है 30 माइक्रोवाट, तो आपको फिर एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन निकालने की ज़रूरत है। तो एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन इक्वल होती है hc/λ। h जो है प्लैंक्स कांस्टेंट, वी नो दैट 6.63 × 10⁻34, और c की वैल्यू 3 × 10⁸ ओवर लैम्डा की वैल्यू उसने हमें दी है जो कि 6.63 मिलीमीटर है। तो हमने इसके मीटर बनाने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करवाया। इसे अब 6.63 से ये कट गया और इसे आप सॉल्व करेंगे आपके पास, तो ये 34 में से 8 निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 26, और 26 में से ये 3 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये फिर वो भी माइनस होकर 23 रह जाएगा। 3 × 10⁻23 आपके पास ये 1 फोटॉन की आ जाएगी एनर्जी। अब आप ये रिलेशन यूज़ करें टोटल एनर्जी ओवर एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन। टोटल एनर्जी आपके पास 30 माइक्रोवाट, 30 × 10⁻6 ओवर एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन। इसे आप डिवाइड करें तो 3 10 30, तो ये आपके पास 10⁻17 आएगा, 17 और एक ये प्लस होकर 10⁻18 आपके पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी जो है आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 25 देखें। 1 किलोग्राम मास मूविंग एट वेलोसिटी 6.63 मीटर पर सेकंड विल हैव अ डी ब्रॉगली वेवलेंथ इक्वल टू। इसकी आपने डी ब्रॉगली वेवलेंथ फाइंड करनी है। तो आपको रिलेशन पता है लैम्डा = h/mv। तो यहाँ से आप डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है वो निकाल सकते हैं। h की वैल्यू 6.63 × 10⁻34 और m की वैल्यू उसने आपको दी है 1 किलोग्राम, और v की वैल्यू भी आपको दी है 6.63 मीटर पर सेकंड। इससे ये कट गया तो 10⁻34 आपके पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26 देखें। व्हेन एक्स रेज आर प्रोड्यूस्ड बाय अ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन स्ट्राइकिंग अ हैवी मेटल द एक्स रे स्पेक्ट्रम कंटेन्स। तो एक्स रे स्पेक्ट्रम में जी बोथ डिस्क्रीट लाइंस और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम दोनों शो होते हैं। ऑप्शन सी जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 27 देखें। सपोज 2 आइसोटोप्स A and B ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स Pa and Pb प्रोटॉन्स एंड Na and Nb न्यूट्रॉन्स रिस्पेक्टिवली। तो आपको पता जी किसी एलिमेंट के जो आइसोटोप्स होते हैं उसमें प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं और न्यूट्रॉन जो है वो
अनइक्वल होते हैं। प्रोटॉन्स की तादाद सेम होती है लेकिन न्यूट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ होती है। तो उस लिहाज से आप अपना आंसर पिक कर लें। ये देखें प्रोटॉन्स इक्वल हैं और न्यूट्रॉन्स अनइक्वल हैं। तो ऑप्शन ए जो है आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 28 देखें, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम in its excited state returns to its ground state the following type of radiations are emitted। तो किस तरह की रेडिएशंस इमिट होती हैं जब इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है। तो इससे जी गैमा रेज जो है वो इमिट होती हैं। तो ऑप्शन जो है सी आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 देखें, इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन इट इज़ पॉसिबल टू। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या पॉसिबल होता है जी? ट्रांसफॉर्म एन एलिमेंट इनटू अनदर एलिमेंट। जी हाँ, ये पॉसिबल होता है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में टूटता है। प्रोड्यूस न्यूट्रॉन भी पैदा होते हैं और एनर्जी भी पैदा होती है। जी हाँ, ये सब करेक्ट ऑप्शन है। तो इसका ऑप्शन डी जो है आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 देखें, इफ़ अ मटीरियल हैज़ सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज़ एट टेम्परेचर T1 एंड T2 देन T2 इक्वल टू T1 इक्वल टू T2, T1 लेस दैन T2, T1 ग्रेटर दैन T2 और T1 एंड T2 आर लेस दैन सम क्रिटिकल टेम्परेचर TC। ये ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। कोई भी एलिमेंट सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज़ शो करता है अपने क्रिटिकल टेम्परेचर से जब वो उसका टेम्परेचर लेस हो। तो ऑप्शन डी जो है आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। अभी इसके बाद मैं आपके लिए ECAT 2019 का केमिस्ट्री का पोर्शन सॉल्व करके लेकर आऊँगा। तो स्टे कनेक्टेड बाय सब्सक्राइबिंग। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। बेस्ट ऑफ लक फॉर ECAT 2020। अल्लाह हाफिज़।